तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें बताया था कि हम जो सबसे पहला पेपर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा मैकेनिक्स या यांत्रिकी। तो उसी क्रम में उसी ऑर्डर में हम हमारे पेपर की शुरुआत करते हैं और उस बुक की जो सबसे पहला चैप्टर है उस बुक का वो है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र। तो इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको इस टर्म फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है ये, ठीक है ना, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल काम में लेते हैं। तो उससे क्या होगा, चीजें बड़ी आसानी से क्लियर होगी। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आप मुझे बताइए बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन कितना दूर है। तो बड़ा ही विचित्र सा क्वेश्चन है आप, ठीक है, और आप इसका जवाब देने से पहले आप एक काउंटर क्वेश्चन मुझसे करोगे कि कहां से, जो आप ये डिस्टेंस जानना चाह रहे हैं हमसे, वो कहां से जानना चाह रहे हैं। आपका क्वेश्चन क्या होगा, कहां से या फ्रॉम वेयर। तो ये जो फ्रॉम वेयर या कहां से है, इसका जो आंसर होगा वही आपका क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र। अर्थात अगर कोई भी डिस्टेंस आपको मेजर करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक ऐसा स्थान चाहिए, फिक्स स्थान, जहां से आप उस डिस्टेंस को मेजर कर सको। तो वही आपका क्या है, सरल शब्दों में निर्देश तंत्र है। निर्देश तंत्र को आप ऐसा भी कह सकते हो, आपके देखने का नजरिया, कि किसी भी घटना को आप कहां से खड़े होकर के देख रहे हो, वही आपका क्या है, निर्देश तंत्र है। ठीक है, तो निर्देश तंत्र को अगर मैं परिभाषित करना चाहूं तो निर्देश तंत्र को मैं कैसे परिभाषित कर सकता हूं कि निर्देश तंत्र एक ऐसा निकाय या पिंड होता है जिसकी सहायता से या जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, जनरली हम निर्देश तंत्र को किस तरह से विजुअलाइज करते हैं, आप सब लोग जानते हैं, आपने इस तरह का डायग्राम देखा होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जो हमारी कार की निर्देशांक पत्ती होती है उसमें इस तरह का डायग्राम होता है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है और ये क्या आपका ओरिजिन। अब एक्स वाई जेड जरूरी नहीं है इधर एक्स हो इधर वाई हो, ये तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। कोई भी किधर हो सकता है, एक्स इधर हो सकता है, एक्स इधर हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, तीनों एक कॉमन पॉइंट पर आपस में इंटरसेप्ट होनी चाहिए और म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अर्थात तीनों परस्पर लंबवत होनी चाहिए। और वो क्या आपका ओरिजिन, जिसको आप कहते हो मूल बिंदु। तो ये एक प्रकार का निर्देश तंत्र है। क्यों? क्योंकि जैसे आप सपोज कीजिए मैंने कह दिया कोई कण यहां पर स्थित है, कोई पी बिंदु पर कण स्थित है, मैंने कह दिया इस कण की स्थिति बताइए मुझे आप। तो सेम वही क्वेश्चन हो गया कि बस स्टैंड कितना दूर है, तो इस कण की स्थिति तो कहां से, तो मैंने कह दिया यहां से। तो ये जो पूरी डिस्टेंस है आपकी, ये वाली पूरी डिस्टेंस, ये क्या है, इस कण की स्थिति इस पिंड या जो आपका सिस्टम है इसके सापेक्ष, और इस पिंड या सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र कह सकते हैं। अब अगर मान लो मैं इस कण की स्थिति यहां से मेजर करता हूं तो ये डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा और इसके सापेक्ष कण की स्थिति आपको क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। उसी प्रकार से मैं यहां से मेजर करूं तो डिफरेंट हो जाएगी। तो कहने का क्या मतलब हो गया, कहने का साफ साफ मतलब यह है कि निर्देश तंत्र एक फिक्स प्लेस होता है या एक निर्दिष्ट स्थान होता है जहां से आप किसी भी घटना की व्याख्या करते हो। अब मैंने एक शब्द काम में लिया है घटना, इसको भी आप समझिए। ये बहुत ही बारीक बारीक चीजें हैं जिनको आपको समझना है, और फिजिक्स सब्जेक्ट हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको जटिल आपको नहीं बनाना है, उसको बड़ी सहजता से और सरलता से समझना है और पढ़ना है। पहले से दिमाग में अगर आप इस तरह का भार लेके चलोगे, पता नहीं बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है, पता नहीं क्या क्या घट रहा होगा, तो सब्जेक्ट आपको हमेशा बोरिंग भी लगेगा और पढ़ने में भी आपको इतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। तो जब चीजों का सहज और सरल लेके चलोगे तो हर सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टेड लगेगा, और अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो आपके लिए वो बहुत ही अच्छा भी रहेगा और फ्रूटफुल रहेगा, लाभदायक रहेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने एक शब्द बोला घटना, या इसको आप कह सकते हो इवेंट, और फिजिक्स में हम यही तो करते हैं, किसी घटना की या किसी इवेंट की व्याख्या करते हैं। तो ये घटना है क्या, घटना क्या हो सकता है, इसके लिए दो शब्द में काम ले रहा हूं, वेयर एंड व्हेन, कहां और कब। तो ये दो चीजें मेन होती है, घटना कहां और कब घट रही है। तो कहां का मतलब तो क्या हो गया, जैसे मान लो इस बिंदु पर कोई घटना घट रही है, तो उस घटना को आपको व्याख्या करनी है उस घटना की, तो व्याख्या करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको निर्देश तंत्र चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने कह दिया आपका ये निर्देश तंत्र है, इसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूं। तो घटना वेयर यानी निर्देश तंत्र का मूल बिंदु ओ, ये आर है, तो यहां पर घट रही है।
और कब, वो समय हो जाएगा t। तो इस p कोई बिंदु है तो इसको आप इस तरह से लिखते हो r, t। ये p, r, t है, वो क्या है, घटना है। समथिंग हैज हैपेंड और अकर्ड, अर्थात कुछ ऐसा है जो घट रहा है। कहां पर घट रहा है, इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष r डिस्टेंस से बिंदु p पर, और कब घट रहा है, समय t पर। तो जो PRT वो क्या है, एक घटना को दर्शा रहा है। तो आपको करना क्या है, इस घटना की व्याख्या करनी है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, निर्देश तंत्र चाहिए। निर्देश तंत्र की सहायता से आप क्या ज्ञात कर रहे हो कि ये घटना इस मूल बिंदु से किस स्थान पर घट रही है, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, r मिल जाएगा। अब आप देखिए, घटना की अगर संपूर्ण व्याख्या करनी है, और संपूर्ण व्याख्या का मतलब फिजिक्स में क्या होता है, जैसे आपसे जनरली पूछा जाता है कि आपके भविष्य के बारे में जानकारी देने के लिए आपकी जन्म कुंडली निकाल करके उसके द्वारा बताया जाता है। तो उसमें आपसे क्या मांगते हैं, जनरली आपका जन्म दिनांक या जन्म का समय मांगते हैं, यही मांगा जाता है, ठीक है ना, जनरली यही मांगा जाता है। और उसकी सहायता से आपके भविष्य के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से फिजिक्स में भी इस घटना का भविष्य क्या होगा, यह घटना की व्याख्या हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको केवल एक ही चीज चाहिए। वो क्या चाहिए कि आप तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये जो घटना है एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष किस स्थान पर घट रही है, यानी आप मुझे केवल r बता दीजिए। r का मतलब क्या हो जाएगा आपका, पोजीशन वेक्टर, या आप इसको कह सकते हो स्थिति सदिश। अगर आपको एक दफे किसी भी घटना का, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश पता चल जाता है, तो आपके लिए उस पूरी घटना को या उस पूरी घटना की व्याख्या करना बड़ा आसान होता है। कैसे कि अगर आपको r पता चल गया, तो इस r का अगर मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, उस घटना का, या एक तरह से कण है, मान लो यहाँ पर कोई m द्रव्यमान का कण है, तो उस कण का आपको क्या मिल जाएगा, वेग मिल जाएगा टाइम t पर, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं इस वेग का विद रेस्पेक्ट टू t अगेन डिफरेंशियल करूं, तो मुझे उस कण का क्या मिल जाएगा, त्वरण मिल जाएगा एट टाइम t, एक्सीलरेशन। उसी प्रकार से अगर मैं इस त्वरण को उस कण के द्रव्यमान से गुणा करूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, उस कण पर क्षण t पर लगने वाले बल का मान, ठीक है। और इसी प्रकार आपको उस कण का संवेग भी पता चल जाएगा, p = m/v। तो आप देखिए, केवल r पता चलने से, केवल आपके जन्म का समय पता चलने से उस घटना की पूरी व्याख्या हो गई, यानी उसका r भी पता चल गया, उसका v पता चल गया, उसका a पता चल गया, उसका f, उसका p, सब कुछ पता चल गया, ठीक है। और एक चीज और, लेक्चर में जरूर मैंने एग्जाम्पल के रूप में ये भविष्यवाणी, ठीक है ना, ज्योतिष इस प्रकार का सारा लिया है, लेकिन इसको इस रूप में अपना ले, ठीक है ना, ये सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में समझाने के हिसाब से मैंने काम में लिया है, ठीक है, इसको अदरवाइज नहीं लेना। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप समझ पा रहे हो आसानी से। तो निर्देश तंत्र आप समझ गए, और निर्देश तंत्र को किस प्रकार डिनोट करते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो भी आप आसानी से समझ गए। फिर घटना क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दिया, व्हेन, वेयर एंड वेन। तो अब एक और कॉमन चीज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो ये आपका निर्देश तंत्र है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस। जेड एक्सिस क्या है, 2D, ये आपका 2 डायमेंशनल प्लेन है। इस पर तो आप केवल एक्स और वाई दर्शा सकते हो। जेड एक्सिस है वो क्या है, आउट ऑफ द प्लेन इधर, ठीक है ना, बाहर की तरफ है, लंबवत। ये जो दिशा है वो आपकी क्या है, जेड एक्सिस है। अब मान लो कोई कण यहाँ पर है m द्रव्यमान का p, तो उसकी स्थिति क्या होगी, आपकी r होगी। और ये जो p को आप कैसे लिख सकते हो, p को आप r, t भी लिख सकते हो, या इसको आप ऐसा लिख सकते हो x, y, z, t, ठीक है। ये मूल बिंदु आपका O है, तो ये जो r होगा, ये वेरी बेसिक डायग्राम है जिसको आप सब लोग जानते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। तो r क्या हो जाएगा, r को आप ऐसा लिख सकते हो xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, जहां i कैप, j कैप और k कैप क्या है, क्रमशः x अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश और z अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। xi कैप का मतलब क्या हो जाएगा कि आप x अक्ष के अनुदिश x दिशा में चले। जैसे मैंने कह दिया 2i कैप, इसको आप समझ ही देखो, वेरी इजी लेकिन इंपॉर्टेंट फिजिक्स इसमें इन्वॉल्व है। जैसे 2i कैप है, तो ये i कैप किस तरह से दर्शा रहा है, i कैप क्या यूनिट वेक्टर है, तो 2i कैप का मतलब क्या हो जाएगा कि आप x दिशा में 2 यूनिट चले हो,
ठीक है। उसी प्रकार से मैंने लिख दिया 5k कैप, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप जेड अक्ष के अनुदिश 5 यूनिट चले, ठीक है। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, मेजरमेंट का एक तरीका है। तो आर को ऐसा लिखते हैं, तो ये तो वेक्टर फॉर्म में, अगर मैं इस दूरी का ही, जिसको आप कह सकते हो स्थिति सदिश, इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका मोड आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका √x² + y² + z²। तो ये वेरी बेसिक चीज है जो आपको पता है, लेकिन बताना जरूरी था, सो मैंने आपको बता दिया। तो निर्देश तंत्र आप समझ गए। निर्देश तंत्र के बाद आप क्या समझ गए, किस तरह से इसको दर्शाया जाता है वो भी आप समझ गए। अब जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा आपका रूपांतरण संबंध या समीकरण, ठीक है ना। तो उसको आप समझिए वो क्या है। मैंने क्या कहा, रूपांतरण संबंध या समीकरण। तो ये चीज आप अच्छे से जानते हो कि निर्देश तंत्र अगर बदलेगा तो उस कण की स्थिति नहीं बदल रही है, अपितु जैसे मान लो कोई कण यहां पर स्थित है, कण तो यहीं पर स्थित है, कोई भी घटना यहीं पर घट रही है, आप उसको अगर यहां से देखोगे तो उसके लिए आपका आर क्या हो जाएगा, मान लो ये हो गया, इसको एस फ्रेम कहता हूं। अगर मान लो उसको आप यहां से देख रहे हो, इसको मान लो कि एस डैश फ्रेम कह रहा हूं, तो ये आर डैश हो जाएगा। उसी प्रकार से आप किसी घटना को यहां से देख रहे हो, इसको अगर मैं एस डबल डैश कहूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर डबल डैश हो जाएगा। तो ये आर डैश आर डबल डैश अलग अलग है, क्यों, क्योंकि आप इनको अलग अलग जगह से देख रहे हो। घटना केवल वही घट रही है, घटना सेम है, घटना अलग नहीं है। आर डैश आर डबल डैश डिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन उसी घटना के लिए, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिए। तो जो मैं अगला टॉपिक बताना चाह रहा हूं वो क्या है, रूपांतरण संबंध या समीकरण, ठीक है। इसको आप कह सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम से स्पष्ट है, ट्रांसफॉर्म कर रही है। किसको ट्रांसफॉर्म करेगी, इसको आप देखिए। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि मान लो ये कोई कण यहां पर स्थित है, बिंदु P पर, कोई कण बिंदु P पर स्थित है, जिसको आप इस निर्देश तंत्र से मेजर कर रहे हो, वो आपके क्या आ गया, आर आ गया, कोई एस फ्रेम है। अब अगर मान लो आप इसी कण को या इसी घटना को एक अन्य निर्देश तंत्र एस डैश से मेजर करो, एस डैश से मेजर करो, तो आपका क्या होगा, आर कुछ डिफरेंट होगा। क्या होगा, आर डिफरेंट होगा, इसको आर डैश कह दो। तो अगर आपको आर पता है, आर क्या आपको पता है, आपके लिए नोन क्वांटिटी है, तो अगर आप इस आर नोन क्वांटिटी के साथ कोई एक ऐसा संबंध या समीकरण लेकर के आ जाओ जिसकी सहायता से आप इसी घटना के लिए आर डैश का मान आप निकाल सको, इसकी सहायता से, तो वो जो संबंध या समीकरण आएगी वो क्या कहलाएगी, रूपांतरण संबंध या समीकरण कहलाएगी। वेरी नाम से स्पष्ट, ट्रांसफॉर्म, यानी इससे ये उल्टा भी हो सकता है, ये पता हो तो ये भी निकाल सकते हो, कुछ नहीं, केवल साइन डिफरेंट होगा। तो ये पता हो तो ये निकाल लो, ये पता हो तो ये निकाल लो, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक संबंध या समीकरण चाहिए। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, रूपांतरण समीकरण। तो इस प्रकार की रूपांतरण समीकरण जो होगी, वो जो हमें पढ़नी है वो कौन सी होगी, उसके लिए एक पर्टिकुलर गैलीलियन नाम के व्यक्ति ने इस प्रकार की समीकरण दी थी, जिसका नाम है गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें जो हम निर्देश तंत्र पढ़ रहे थे उसमें एक छोटा सा टॉपिक और है जिसकी चर्चा भी हमें करनी पड़ेगी, पहले वो कर लेते हैं, फिर इन रूपांतरण समीकरणों को भी आराम से देख लेंगे। तो हमने निर्देश तंत्र तो समझ लिया। निर्देश तंत्र क्या होता है कि वह पिंड या निकाय जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को व्यक्त किया जा सकता है, वो आपका क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। तो निर्देश तंत्र मेनली जो होता है दो प्रकार का होता है, इसको भी आप समझिए। निर्देश तंत्र जो है आपका, इसको शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं FOR, फॉर नहीं है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है ना। तो ये मेनली आपके कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, और वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एक होता है जड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको आप कह सकते हो इनर्शियल FOR, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। आप जब इसको सुनो या नोट्स बनाओ तो आप पूरा लिख लेना, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूसरा होता है अजड़त्वीय
निर्देश तंत्र या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनकी डेफिनेशन क्या होती है उसको आप समझिए। तो सबसे पहले आप जड़त्वीय निर्देश तंत्र को समझिए। जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है कि देखिए, यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं हो, इस कंडीशन को याद रखिए। मैंने क्या कहा है कि कोई कण है या कोई घटना घट रही है, उस पर किसी भी प्रकार का बाह्य बल कार्यरत नहीं है, तो उस स्थिति में यदि कण की गति आपको कैसी दिखाई दे, त्वरण रहित दिखाई दे। कैसी दिखाई दे? त्वरण रहित, जिसको आप कह सकते हो नॉन एक्सीलरेटेड। ठीक है। और कंडीशन क्या लिखी? नो एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी प्रकार का बाह्य बल कार्यरत नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाह्य बल अगर कार्यरत है, बाह्य बल क्या हो जाएगा? F इक्वल टू ma। अगर F है तो फिर ma तो होगा ही होगा, त्वरण रहित तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो बाह्य बल कार्यरत नहीं होना चाहिए, याद रखिए आप इस चीज को। ठीक है ना। उस स्थिति में यदि किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की गति आपको कैसे दिखाई दे? त्वरण रहित दिखाई दे, नॉन एक्सेलरेटेड दिखाई दे, तो इस प्रकार का जो निर्देश तंत्र होता है वो आपका क्या कहलाता है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र की डेफिनेशन आपको पता चल गई। इसमें एक दो पॉइंट आप और नोट कर लीजिए। इस प्रकार के निर्देश तंत्र में न्यूटन की गति के प्रथम और द्वितीय नियम वैध होते हैं। प्रथम नियम आप जानते हो कौन सा है? जड़त्व का नियम। और द्वितीय नियम कौन सा होता है? F इक्वल टू ma कह सकते हो या F इक्वल टू dp बाई dt। F इक्वल टू dp बाई dt। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। तो ये दोनों नियम क्या होते हैं? इस निर्देश तंत्र में वैलिड होते हैं, वैध होते हैं। और चूंकि आपने कह दिया है कि किसी भी प्रकार का बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो ये जीरो। तो इस समीकरण से m तो जीरो होगा नहीं, क्योंकि कण है तो उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। तो इससे क्या हो जाएगा? आपका a जीरो हो जाएगा। और a जीरो होने का मतलब क्या हो जाएगा? dv बाई dt जीरो हो जाएगा। और dv बाई dt जीरो का मतलब क्या हो जाएगा? v इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या हो जाएगा? ऐसा निर्देश तंत्र जो है वो नियत वेग से गतिशील होता है। याद रखिए, आगे बहुत काम आएगी। जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है वो हमेशा नियत वेग से गतिशील होता है। नियत वेग का मतलब क्या हो सकता है? वो स्थिर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। v इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब v इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, या v का कुछ मान हो सकता है। लेकिन वो मान क्या होगा? समय के साथ बदलेगा नहीं। जैसे मान लो कोई निर्देश तंत्र v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से मोशन में है, फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो किसी भी समय पर जो आपके उसी वेलोसिटी से मोशन में रहेगा। तो वो क्या होगा? आपका v कांस्टेंट होगा। और उस प्रकार के निर्देश तंत्र को आप क्या कहते हो? जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हो। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र को मैं वापस ब्रीफली बता देता हूं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो, तो उस स्थिति में वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति अगर आपको त्वरण रहित दिखाई दे, तो ऐसा निर्देश तंत्र आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। इस निर्देश तंत्र में न्यूटन की गति के प्रथम और द्वितीय नियम वैध होते हैं। और इस प्रकार का निर्देश तंत्र, उसके लिए v कांस्टेंट होता है, अर्थात वह या तो स्थिर वेग से या नियत वेग से गतिशील होता है। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया जड़त्वीय निर्देश तंत्र का। अब अगर मैं सेकंड हम चलते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र या नॉन इनर्शियल फ्रेम। बिल्कुल अगर आपको ये समझ में आ गया तो बिल्कुल इजीली हो जाएगा। कंडीशन सेम वही है कि कोई बाह्य बल नहीं लगना चाहिए, लेकिन इस निर्देश तंत्र में क्या होता है? कण की गति आपको दिखाई देती है त्वरित, यानी एक्सीलरेटेड। बाह्य बल यहां भी नहीं है, लेकिन फिर भी गति कैसी दिखाई दे रही है? त्वरित दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार का निर्देश तंत्र क्या कहलाएगा? आपका अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएगा। और इसमें न्यूटन की गति के प्रथम और द्वितीय नियम वैध नहीं होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा उसको आप समझिए। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है? सूर्य के चारों ओर घूमती है, आपको पता ही है। उसके अलावा वो स्वयं के अक्ष पर भी घूमती है। तो अर्थ का रोटेशन कैसे होता है? देखो इस प्रकार से होता है, ये स्वयं के अक्ष पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। तो जब वो स्वयं के अक्ष पर घूम रही है तो उससे एक घूर्णन त्वरण या घूर्णन त्वरण उत्पन्न होता है। तो घूर्णन त्वरण हो गया तो पृथ्वी पर कोई भी पिंड या कोई भी कण स्थित है, उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी पृथ्वी के स्वयं के अक्ष पर घूर्णन के कारण उस पर एक त्वरण कार्य कर रहा है। तो उसकी गति कैसी होगी? त्वरित हो गई। तो अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है आपका वो कैसा होता है? अजड़त्वीय होता है, नॉन इनर्शियल होता है। लेकिन यहां पर एक चीज आप और नोट कीजिए,
सैद्धांतिक रूप में तो मैंने आपको बता दिया थ्योरेटिकली कि जो अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो आपका अजड़त्व है, लेकिन ये जो घूर्णन के कारण त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो अत्यल्प होता है, इसलिए उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो फिर अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लो, जो पृथ्वी पर स्थित निर्देश तंत्र है वो आपके कैसे बिहेव करने लग जाएंगे, जड़त्व की तरह करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि गति तो त्वरित होगी लेकिन वो त्वरण इतना कम होगा, उसको हम जीरो मान सकते हैं। तो जीरो मानोगे तो कैसी हो जाएगी, त्वरण रहित गति हो जाएगी। तो अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस सैद्धांतिक रूप में तो आपके अजड़त्व निर्देश तंत्र है, लेकिन प्रायोगिक रूप में या व्यवहारिक रूप में हम उसे जड़त्व निर्देश तंत्र के समान ही मान सकते हैं। तो ये आपके निर्देश तंत्र के दोनों क्लासिफिकेशन हो गए, जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। आप आराम से समझ गए होंगे, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। सिंपल डेफिनेशन पूछ ले तब भी बढ़िया, और थोड़ा डिटेल में पूछे तो आप पूरा डिस्क्रिप्शन कर सकते हो। दोनों की डेफिनेशन में आपको कंडीशन ध्यान रखनी है, दोनों निर्देश तंत्र में एक्सटर्नल फोर्स किसी प्रकार का नहीं लग रहा है। उस केस के बावजूद जड़त्व निर्देश तंत्र में कण की गति कैसी होगी, त्वरण रहित, और इसमें हो जाएगी त्वरित। न्यूटन की गति के प्रथम और द्वितीय नियम इसमें तो वैलिड होंगे, इसमें वैलिड नहीं होंगे। और इसमें एक कंडीशन और थी, चूंकि त्वरण रहित है तो v कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसा निर्देश तंत्र या तो स्थिर होता है या नियत वेग से गतिशील होता है। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन हमने देख लिया निर्देश तंत्र में, ठीक है। तो निर्देश तंत्र हो गया हमारा, उसकी डेफिनेशन हमने समझ ली और निर्देश तंत्र के प्रकार भी समझ लिए। फिर साथ में हमने रूपांतरण समीकरण या संबंध भी क्या होता है उसको समझ लिया। अब जो हमारा अगला डिटेल टॉपिक होगा वो होगा गैलीलियन रूपांतरण संबंध, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे।